लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स अब वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है. Those type of quantities which have magnitude and direction, it is not sufficient कि it will be magnitude. ऐसे कुछ quantities हैं जिसके पास magnitude है, direction है, even then that is a scalar. इसलिए अब वेक्टर के लिए एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा. Now onwards you should remember a vector is that quantity which has magnitude, direction and it must obey laws of vector. जैसे वेक्टर के एडिशन के लॉज हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा. जैसे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में आ जाता है ट्रायंगल लॉ, फिर पैरेललोग्राम लॉ है. ये सब वेक्टर को जोड़ने का तरीका है. वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का भी लॉ है, मल्टीप्लाई करने का भी लॉ है. तो किसी भी वेक्टर को वेक्टर कहलाने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉज को फॉलो करना चाहिए. ये तीनों होगा तभी उसको हम लोग वेक्टर. तो यहाँ पे देखिए, करंट को मेजरमेंट एम्पियर में करते हैं, मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं एम्पियर में एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल. इवन देन दिस इज ए स्केलर. इसी तरीके से टेम्परेचर है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर. इसका सेंस ऑफ फ्लो होता है. टेम्परेचर या हीट एनर्जी, हीट ही कह लें, हीट का फ्लो हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर होता है और इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल और कैलोरी. ये भी स्केलर. टाइम का एग्जांपल ले सकते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मिनट में मेजर करते हैं और इट हैज गॉट आल्सो अ डायरेक्शन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर. टाइम को एक सेंस ऑफ फ्लो है. जो टाइम बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है अभी प्रेजेंट और आने वाला टाइम फ्यूचर. इसको भी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन. ये सारी क्वांटिटीज, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं, इनको मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन. डायरेक्शन नहीं है तो सेंस ऑफ डायरेक्शन. इवन देन दिस क्वांटिटीज आर स्केलर्स ओनली. इसलिए वेक्टर के लिए एक क्वांटिटी और ऐड किया गया. देखिए, अभी मेन चीज जो समझना है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं या लिखते कैसे हैं. तो ये जो दिख रहा है PQ इज अ स्ट्रेट लाइन. PQ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन. इसमें एक छोटा सा सेक्शन ले लें यहां से यहां तक. दिस इज AB. इस सेक्शन को AB सेक्शन जो है इतना बड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट. यानी स्ट्रेट लाइन का ये एक हिस्सा है, लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक एरो डाल दिया जाए तो ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. और फिजिक्स में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम लोग वेक्टर कहते हैं. दिस टाइप ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज वेक्टर. तो लाइन सेगमेंट यहाँ सिर्फ AB लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि इस लाइन सेगमेंट की कितनी लेंथ है ये बताता है. और यहाँ ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे? AB लिख के इसके ऊपर एक एरो लगा. ये एरो कहीं भी दिया जा सकता है, इस टाइप का सिंबल, यहाँ कहीं भी. ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जहां से एरो स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं टेल. और जहां पे ये खत्म हो रहा है पॉइंट बी पे, खत्म जहां पे हो रहा है, इसको बोलते हैं हेड. यानी किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में एक टेल होगा, एक हेड होगा.
इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं और इसको लिखते हैं ऐसे, इसको पढ़ते क्या है, वेक्टर ए बी। वेक्टर को लिखने का यही तरीका है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर ए बी को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, हम लोग के लिखने के लिए इसी तरीके का नोटेशन यूज करते हैं। बिल्कुल इतना ही बड़ा अगर एक दूसरा वेक्टर हो, देखिए ए बी ही है, लेकिन मैंने एरो उल्टा कर दिया। अब टेल यहाँ है, हेड यहाँ है, इस वेक्टर का नाम हो जाएगा बी ए वेक्टर, यानी एरो जहां से स्टार्ट होगा उसको पहले लिखा जाएगा और जहां एंड होगा वो बाद में। तो ये ए बी वेक्टर है, ये बी ए वेक्टर है, दोनों की लंबाई बिल्कुल एक बराबर है। बी ए वेक्टर लिख के ऐसा साइन डाल दें, इसको बोलते हैं मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए। तो मॉडुलस मतलब व्हाट इज द लेंथ और वैल्यू ऑफ द गिवन वेक्टर। जैसे नॉर्मली स्केलर्स में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया जाना। सिमिलरली अगर हम लोग ए बी वेक्टर का मॉडुलस लगाएं तो दिस विल गिव यू लेंथ ऑफ द वेक्टर, वैल्यू ऑफ द वेक्टर ए, इसको लिखेंगे ए बी। बी ए वेक्टर का मॉडुलस मतलब इसकी कितनी लेंथ है वो, तो बी ए। ए बी वेक्टर का मॉडुलस मतलब इस वेक्टर की लंबाई कितनी है वो। इस तरीके से दिखाते हैं। बी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर में क्या रिलेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है मगर डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए बी ए वेक्टर को ए बी वेक्टर के बराबर ही लिखा गया है, लेकिन माइनस साइन लगाने के बाद वेक्टर ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी ए वेक्टर, बट डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू बी ए वेक्टर एंड बी ए वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू ए बी वेक्टर। सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से ऐसा कर पा रहे हैं। ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर का जस्ट अपोजिट है, बी ए वेक्टर ए बी वेक्टर का जस्ट अपोजिट है, मगर यहाँ पे चार वेक्टर दिख रहा है, ए बी माइनस ए बी ए माइनस बी ए, चारों वेक्टर का मॉडुलस एक बराबर है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ए बी वेक्टर का मॉडुलस बी ए वेक्टर का मॉडुलस माइनस ए बी वेक्टर का मॉडुलस एंड माइनस बी ए वेक्टर का मॉडुलस, ये सारा का सारा इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए बी ओनली। सभी वेक्टर्स की लंबाई, इसकी लंबाई सब ए बी के बराबर है, इसके बराबर, लाइन सेगमेंट ए बी के बराबर। वेक्टर ए ऐसा आएगा तो माइनस ए ठीक उल्टा, वेक्टर बी ऐसा है तो माइनस बी ठीक उल्टा होगा, वेक्टर सी ऐसा है तो माइनस सी ठीक उल्टा होगा। अगर 3b या 4b लिखा है, 2b लिखा है, तो यानी b का जो लेंथ है इससे डबल हो जाएगा लेंथ, डायरेक्शन वही रहेगा, ये मतलब होता है। अब सपोज पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी तीनों को ऐड करके हमें देखना है। तो अगर तीन वेक्टर को ऐड करेंगे तो चौथा रिजल्टेंट जो आएगा, सबको मिलाने के बाद जो आएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर R1 कहिए। तो तीन वेक्टर को ऐड करके देखना है हम लोग को कि कैसा दिखेगा, और ये तीनों को ऐड करने पे जो फाइनल वेक्टर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो एबीसी को कैसे ऐड करेंगे और R1 को डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये आपको सीखना है। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। इसके रूल क्या है, इसके ओरिजिन पे सबसे पहला जो वेक्टर है उसको शिफ्ट किया जाता है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को यहाँ से उठा के ओरिजिन पे इस तरीके से शिफ्ट करना है कि वेक्टर ए का टेल ओरिजिन पे आ जाए। तो एज इट इज, बिना एंगल चेंज किए और बिना लेंथ चेंज किए हुए इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए। तो दिस इज वेक्टर है, ओरिजिन पे उसको शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद है वेक्टर बी,
और रूल ये है कि फर्स्ट वेक्टर का जो एंड पॉइंट है दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा। तो वेक्टर बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया वेक्टर बी, ऐसा हो गया वेक्टर बी। इसके बाद है वेक्टर सी। तो वेक्टर सी इसी तरीके से इसके हेड पे आ जाएगा, वेक्टर सी इसका टेल यहाँ पे है, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, दिस इज वेक्टर सी। तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल और वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी का टेल। तो ए बी सी को इस तरीके से ऐड किया जाता है। अब इसमें R1 वेक्टर दिखाना है, तो फाइनल वेक्टर जो है लास्ट वेक्टर का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर दोनों को मिला दीजिए ऐसे। डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, ये जो डॉटेड लाइन है यही R1 वेक्टर है। देखिए अगर इसकी जगह पे ऐसा होता सेकेंड एग्जांपल में कि वेक्टर बी प्लस ए प्लस सी करें, रिजल्टेंट इज सपोज R2 वेक्टर, तो इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज किया गया। देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी था, यहाँ बी प्लस ए प्लस सी है। ऑर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ऑर्डर अगर चेंज कर दिया हम लोगों ने, ऑर्डर चेंज कर दिया तो R2 वेक्टर भी R1 के बराबर ही होगा, वो आपको यहाँ समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये ओरिजिन है, इसमें सबसे पहले आ रहा है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वेक्टर बी का टेल ओरिजिन पे डालेंगे, अगर एज इट इज यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, दिस इज वेक्टर बी। ये हो गया वेक्टर बी। देन वेक्टर ए का टेल ये रहा, तो वेक्टर ए को शिफ्ट करेंगे वेक्टर बी के हेड पे ऐसे, दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर ए के बाद है वेक्टर सी ये रहा, हॉरिजॉन्टल है, तो वेक्टर सी का टेल यहाँ पे आएगा, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे हो गया, दिस इज वेक्टर सी। तो दोनों देखने से अलग लग रहा है, मगर जब ओरिजिन को फाइनल वेक्टर से आप मिलाएंगे तो ये जो R1 वेक्टर था और ये जो वेक्टर है एग्जैक्टली सेम दिखेगा। देखिए R1 के जैसा ही R2 है, देखिए इतना ही लंबा, हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्स एक्सिस से थोड़ा नीचे, ये भी दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही। So from the diagram you can see R1 vector is equal to R2 vector। इसका मतलब है कि A प्लस बी प्लस सी करें या B प्लस A प्लस सी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज करने से वेक्टर चेंज नहीं होता। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिविटी, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। जैसे 2 प्लस 3 कर लीजिए या 3 प्लस 2 कर लीजिए, ये 5 ही होगा। इस लॉ को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। देखिए R3 वेक्टर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, सबसे पहले 2 टाइम्स वेक्टर ए है, तो ए को दुगना कर देंगे, डबल, ओरिजिन से डबल करके ओरिजिन से डबल करके वेक्टर ए को दिखाना होगा, ऊपर में और स्पेस चाहिए। देखिए ये है ओरिजिन, 2 टाइम्स वेक्टर ए, तो ये है ए, इसका डबल करेंगे तो इतना बड़ा देखिए, ये रहा 2 टाइम्स वेक्टर ए, दिस इज 2 टाइम्स वेक्टर ए। उसके बाद है माइनस बी,
यहां से यहां तक ये ए था और डबल कर दिया मैंने, तो ये 2 टाइम्स वेक्टर ए हो गया। अब इसके बाद माइनस बी, बी था डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस बी हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड है। नाउ दिस इज माइनस बी, और सी इधर था, यहाँ है प्लस 2 टाइम्स सी, तो राइट साइड डायरेक्शन में 2 टाइम्स सी, ये हो गया 2 टाइम्स वेक्टर। तो ओरिजिन को फाइनल वेक्टर से जोड़ दिया जाए, वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ये हो गया वेक्टर R3 जो कि रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन 3 एग्जांपल्स करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने भी वेक्टर्स को कैसे भी ऐड करना हो, हाउ टू ऐड। अगर इन 3 वेक्टर्स को ऐड करना है तो लेट अस सी कैसा दिखेगा। यहाँ पे ओरिजिन है, सबसे पहले है वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर बी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर बी यहाँ से ऐसे जाएगा, दिस इज वेक्टर बी। देन माइनस ए इधर है, माइनस ए इधर है, इसके हेड पे माइनस ए इधर आएगा, माइनस ए, ये हो गया माइनस ए। देन माइनस 2c, माइनस 2c को यहाँ रखेंगे, माइनस सी इधर है, माइनस 2c इसका डबल होगा यहाँ से, ऐसा होगा माइनस 2c। तो वेक्टर R4 कैसे होता है, ओरिजिन को फाइनल वेक्टर के हेड से मिलाते हैं ऐसे, ये हुआ R4 वेक्टर। देखिए अगर किसी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल जो 9th 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, तो इसमें ये बताया जाता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स रिमेन्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। एनी टू साइड कैन बी एडेड, इट विल बी मोर देन द थर्ड साइड। मगर फिजिक्स में वेक्टर में ऐसा नहीं होता, वेक्टर में ग्रेटर नहीं होता, हमेशा इक्वल होता है। वेक्टर के केस में देखिए, सेम ट्रायंगल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ये है वेक्टर ए बी, और यहाँ से यहाँ तक ये है वेक्टर बी सी, और यहाँ से यहाँ तक ये है वेक्टर सी। अगर तीनों वेक्टर को जोड़ दिया जाए, ये 3 वेक्टर आपको दिख रहे हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर ए बी, फिर इसमें जोड़े वेक्टर बी सी, और फिर जोड़ दिया वेक्टर सी। ए से चले बी तक आए, बी से सी को जोड़ा, सी से ए को जोड़ा, वापस उसी जगह पे आए। तो इन तीनों को ऐड करने से क्या रिजल्ट आना चाहिए, 0। सो हम लोगों ने 3 वेक्टर को यहाँ ऐड किया, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी। फाइनली जिस जगह थे वहीं पे पहुंच गए, सो नेट इज 0। इसको 0 वेक्टर कहा जाता है। देखिए क्या लिखा गया, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड अ 0 वेक्टर और नल वेक्टर। नल वेक्टर बोले या 0 वेक्टर, दोनों एक ही चीज है। इसका डायरेक्शन में खासियत है, डायरेक्शन। इसको मैग्नीट्यूड है ही नहीं, 0 मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगा, नो वन कैन गेस। इसलिए डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, indeterminate, because 0 vector has no direction, no magnitude, so we cannot determine its direction.
इसलिए इसके डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, मगर बिकॉज हम लोग जीरो वेक्टर बोल रहे हैं इसलिए जीरो लिख के उसके ऊपर वेक्टर साइन देते हैं। इसका वैल्यू भी जीरो की तरह ही होता है, दैट इज इक्वल टू जीरो ओनली, मगर इसको बोलेंगे हम लोग जीरो वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ने से भी जीरो वेक्टर मिलेगा, घटाने से भी वेक्टर मिलेगा, और जीरो आ गया तो जीरो वेक्टर बोला। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई आदमी जो है एक जगह से स्टार्ट किया और फिर घूम के वहीं आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो, मगर वेक्टर है इसलिए जीरो वेक्टर बोलेंगे, इसीलिए जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी। इस डायग्राम के मुताबिक इन तीनों का सम जीरो होगा, ये समझ में आ गया। अब इनमें से कोई भी एक टर्म को राइट साइड अगर ले जाए, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स माइनस सी, शुरुआत में हम लोग डिस्कस किया कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर। ए बी का जब ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है तो एक माइनस लग जाता है, उसी तरीके से ए सी है तो माइनस सी ए लिख सकते हैं, यहाँ माइनस सी है, माइनस सी ए को ए सी लिखा जा सकता है, सो वी कैन राइट इट एज ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, माइनस सी ए जो है ए सी बन गया। अब इसके हिसाब से अगर डायग्राम बनाए तो देखिए, यहाँ पे हो गया वेक्टर ए बी हो गया ए से बी की तरफ, दैट इज वेक्टर ए बी, देन वेक्टर बी सी है बी से सी की तरफ, दिस इज वेक्टर बी सी, और तब है फिर ए सी, तो ए से सी की तरफ जाएगा। तो इन दोनों डायग्राम में मिलाइए, सी से ए की तरफ था, यहाँ ए से सी की तरफ है, इतना ही फर्क है। यानी दो साइड को अगर ऐड किया जाए एक डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए बी और बी सी को ऐड किया जाए तो ये थर्ड साइड के बराबर आ गया, विच इज इन रिवर्स डायरेक्शन। इस तरह का नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन नहीं है, हर जगह इक्वल टू है। देखिए वेक्टर में हर जगह इक्वल टू ही आएगा, ग्रेटर देन कहीं नहीं आएगा या लेस देन नहीं आएगा। तो बुक्स में क्या लिखा हुआ है ट्रायंगल लॉ में, कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को एक डायरेक्शन में अगर ऐड किया जाए देन इट बिकम्स इक्वल टू थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये ट्रायंगल लॉ है, बुक्स में स्टेटमेंट ऐसा दिखेगा, मगर इससे ये बना है तो ये भी ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा डायग्राम बना के अगर आपको ये तीनों इक्वेशन दे दिया जाए तो ऑल थ्री इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग ट्रायंगल लॉ, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बुक्स में जनरली आपको ये लिखा मिलता है, तो ये नहीं कि सिर्फ यही ट्रायंगल लॉ, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इससे ये बना और इससे ये बना। सो ऑल थ्री इक्वेशंस आर ट्रायंगल लॉ ओनली, ये नहीं कि सिर्फ दो साइड का सम तीसरे के बराबर होता है, दिस इज ट्रायंगल लॉ। इसको फर्दर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए और भी पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने सी ए को बाहर ले गया, ए बी को भी बाहर ले जा सकते हैं। देखिए अगर ऐसा कर लें, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी को राइट साइड में ले जाए, माइनस ए बी, माइनस ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी ए वेक्टर। देखिए माइनस को हटाना है तो ऑर्डर उल्टा कर दीजिए, और यहाँ माइनस लाना है तो ए को इधर और सी को इधर कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है बी सी प्लस सी ए इक्वल्स बी ए वेक्टर। इसके हिसाब से अगर डायग्राम बनाते हैं तो देखिए कैसा बनेगा। ये है बी सी वेक्टर, दिस इज बी सी वेक्टर, then CA vector, this is CA vector, and this is BA, तो B से A, this is BA vector। समझ आ गया होगा।
हम लोग को ये डायग्राम में जो जो दिया है उसके हिसाब से डायग्राम दिखाना। देखिए यहाँ भी दो साइड्स बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज जोड़ रहे हैं, तो थर्ड साइड के बराबर हो गया बी ए के बराबर, एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। इस डायग्राम में देखिए आप, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, मगर है क्या, ए बी एंड बी सी आर एडेड क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में ऐड किया गया, एंड दैट इज इक्वल टू ए सी विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, रूल को फॉलो करना। इसमें यह बताया गया है कि अगर दो वेक्टर को एक जगह पे रखा जाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दो वेक्टर को किसी एंगल थीटा पे रखा जाए, देन दोनों वेक्टर से वी कैन मेक अ पैरेललोग्राम, दोनों वेक्टर को मिला के एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। देखिए इसके जैसा ही ये वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसके जैसा ही ये एक वेक्टर, वेक्टर बी। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल गिव्स रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी भी दो वेक्टर का इस्तेमाल करके दोनों का टेल एक जगह रखते हैं अगर, तो एक पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है जिसका डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ। जो नोट्स मैंने भेजा है पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको आज आपको पढ़ना है। अब इसको समझिए, बेसिकली ये ट्रायंगल लॉ से ही रिजल्ट सब आया है। इस ट्रायंगल को अगर फॉलो करें, ओ ए बी को, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें अगर ट्रायंगल लॉ लगाया जाए तो रूल क्या था कि दो साइड्स को जोड़िए तो थर्ड साइड के बराबर हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन। तो एक साइड ये हुआ वेक्टर बी, दूसरा साइड ये हुआ वेक्टर ए, क्लॉकवाइज जोड़ रहे हैं, तो थर्ड साइड ये हो गया, दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर, यानी आर इक्वल्स बी प्लस ए। और नीचे वाला ट्रायंगल यूज करें, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, अगर इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करें, एंटी क्लॉकवाइज जोड़ा जाए, वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, we are adding in anti-clockwise direction, that is equal to again diagonal in reverse direction। तो आप ये देखिए कि ये b प्लस ए आर आ रहा है, यहाँ a प्लस बी आर आ रहा है, दैट इज वाई r इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू b प्लस a। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव इन नेचर, ये भी वही बता रहा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव इन नेचर। तो इसको समझिए, सपोज एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसा, दिस इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी है ऐसा और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर बी। आवर एम इज टू नो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। देखने से लग रहा है थीटा, मगर थीटा होगा नहीं। हम लोग जानना चाहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा, फिर जानना चाहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, ये कितना होगा। ये दोनों हम लोग जानना चाहते हैं, पहला ये और दूसरा ये दोनों हम लोग समझते हैं कि हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड होता है दोनों के बीच एंगल। देखिए फिर, तो रूल क्या है कि सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए और दोनों वेक्टर का टेल यहाँ पे लाइए, टेल को ओरिजिन पे लाना। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए का टेल यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ। तो सबसे पहले वेक्टर ए को यहाँ शिफ्ट कर दो ओरिजिन पे, ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर ए ऐसा दिखने लगेगा, और वेक्टर बी का टेल यहाँ है तो इसको भी यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देना है, इस तरीके से वेक्टर बी ऐसा दिखेगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें ऐसे,
तो ऊपर वाले डायग्राम में यही एंगल तो थीटा था। तो रूल क्या है कि द टू वेक्टर्स जिसके बीच एंगल पता करना है, दे शुड बी फर्स्ट प्लेस्ड एट अ कॉमन पॉइंट विथ देयर टेल एट द ओरिजिन। दोनों का टेल एक जगह पे आ जाना। अब मैथ में भी और फिजिक्स में भी ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर करते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर करते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। All the angles measured in clockwise direction are negative, and all the angles measured in anti-clockwise direction is positive. सारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच एंगल चाहिए, तो जो पहले आएगा वहां से स्टार्ट करेंगे। ए से बी तक पहुंचने का एक रास्ता ये है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव। और ए से बी तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ए से बी इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। इधर से जाएंगे तो ये प्लस कहलाएगा, और इधर से इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव कहलाएगा। तो सभी लोग ध्यान दीजिए इस पे। ए से बी अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक की एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा, और उसमें ये थीटा ऐड हो जाएगा, यानी ये हो गया 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये हो गया पॉजिटिव। इस लाइन से इस लाइन तक ये 180 डिग्री, और उसमें थीटा ऐड कर दीजिए। और अगर इधर से इधर जाएंगे तो निगेटिव, तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिखेंगे, इस लाइन से इस लाइन तक ये 180 है, उसमें एक थीटा माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये भी लिखा जा सकता है माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये 180 है, उसमें से थीटा घटा देंगे तो ए और बी के बीच का एंगल निकल जाएगा। दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड दिस वन इज 180 डिग्री प्लस थीटा। अब सेकंड में आ जाइए, बी एंड ए। बी से ए तक जाने का एक रास्ता ऐसा है, बी से स्टार्ट करेंगे और ए पे जाएंगे ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। और बी से इधर जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, जब यहाँ से इधर जाएंगे क्लॉकवाइज तब, और यहाँ से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ए और बी के बीच कोई एंगल पूछे तो ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। बी और ए के बीच एंगल पूछे तो ये भी बोला जा सकता है, ये भी बोला जा सकता है।